हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, निशा जी, वर्षा, करिश्मा, विनायक, मानवी, प्रज्ञा, मनोरमा, स्वर्णा, स्वरा, पिंकी, पूजा, अभिलाषा, हेमलता, श्रद्धा, शुभा, अंजलि, प्रीतु, सविता, निशा, रीता, शिवानी, अभिलाषा, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी हमारी नारी शक्ति को नमन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री कृष्णा। मैं आज मुझे लगता है कि पहली बार YouTube पर महिला सुपरवाइजर की क्लास ले रहा हूं। मैं बहुत बार लाइव आया हूं बैचेस की जानकारी देने के लिए, वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए, सिलेबस डिस्कस करने के लिए, टीचर्स से मैंने आपको मिलवाया। हमेशा किसी ना किसी जानकारी के पर्पस से मैं लाइव आता था। फिर आप लोग एप्लीकेशन पर भी और YouTube पर भी कई बार कहते थे कि सर आप भी कुछ पढ़ाओ, आप भी कुछ हमारे लिए कुछ तो करो, है ना, मैथ्स में कुछ तो आप योगदान दो। हालांकि मैथ्स की क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। आपको इस वीक में मैं आज हमारा पर्पस जो है दो चीजें हैं, और मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए क्लास भी लेकर आऊंगा, है ना। इस वीक में आपको, यानी आज की क्लास में दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो भाई सिलेबस के आपको क्या क्या पढ़ना है, और दूसरा हम प्रीवियस पेपर के प्रश्न केवल मैथ्स के डिस्कस करेंगे, कि मैथ्स में जो सवाल आए हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको मैथ्स से लेकर अगर डर लगता है, मैथ्स को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको समझाऊंगा कि भाई मैथ्स इतना डरने जैसा विषय नहीं है ना। और बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहें। और नेक्स्ट वीक मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ाता हूं, है ना। आप मुझे अभी पढ़ते हैं, लास्ट में मुझे बताना, तो मैं नेक्स्ट वीक आपको यूट्यूब पर भी एक आध टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते मैं एप्लीकेशन पर भी लाइव आके जितने लोगों ने कोर्स लिया है उन सबसे एक टॉक सेशन करने वाला हूं मैं। मतलब पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। फिर अधिकतर हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, भाई कोई हाउसवाइफ हो सकती हैं, कुछ अपनी जिम्मेदारियां उनके पास हो सकती हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। इस सब के साथ साथ कैसे पढ़ाई करें उस पर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस दूंगा। तो मैं एप्लीकेशन पर अगले हफ्ते टॉक सेशन करने वाला हूं, जिसमें हम ओवरऑल पढ़ाई से जुड़ी हुई सारी बातें करने वाले हैं, है ना। और YouTube पर तो मैं आपको मिलूंगा ही अगले हफ्ते। एक कोई टॉपिक आप मुझे बताइएगा, मैं पूरा बेसिक से, ऐसे नहीं कि एक दिन में, 2 दिन 4 दिन जितने दिन लगेंगे, बेसिक से हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो आज सिलेबस और इन चीजों को समझ लेते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन है, एक और बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। महिला पर्यवेक्षक की मैथ्स की स्पेशल बुक लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें हमने क्यूआर सिस्टम दिया है। क्यूआर सिस्टम मतलब क्या है कि आपको कोई भी वीडियो मिलेगा, जो अधिकतर है, जैसे हर चैप्टर का बेसिक हो गया, हर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, आपने क्यूआर स्कैन करा और वीडियो प्ले होगा, वीडियो सॉल्यूशन उसका आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो बहुत अच्छी किताब है, और इस किताब में पूरा ट्रिकी सॉल्यूशन है। तो ये किताब कल रात को ही मेरे पास आई, है ना। और मैंने सोचा कि आपको सुबह सुबह किताब दिखा देता हूं। कैसे आप इस किताब को ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और अभी पोषण, स्वास्थ्य, बाल विकास, हर विषय की हम अलग अलग, पहले हम एक किताब निकाल रहे थे, पर हमें लगा कि ये किताब बहुत मोटी हो जाएगी और सबको हर विषय पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिसको जो विषय अच्छा मजबूत करना होगा वो किताब ले लेगा। तो पोषण, स्वास्थ्य, बाल विकास और जो भी आपके सिलेबस है, न्यूट्रिशन और सारा, तो इनसे जुड़ी हुई किताबें भी आ रही है। बहुत जल्द वो किताब भी हम आपको देंगे, है ना। प्राइस इसका बहुत कम है, 199 इसका प्राइस है, और घर बैठे आपको मिलेगा। मतलब डिलीवरी चार्ज भी इसमें 50-60 रुपए इंक्लूड है, वो भी आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्द ये मध्य प्रदेश में सभी दुकानों पे भी मिल जाएगी, तो आप दुकानों से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन से थोड़ा सा शायद कम में भी मिल जाएगा। ठीक है, चले भाई शुरू करें। और विनर्स के एप्लीकेशन पर महिला पर्यवेक्षक का बैच ऑलरेडी लाइव चल ही रहा है। 799 फीस है, 7 टीचर्स आपको वहां पे मिल रहे हैं, और सारी जानकारियां मैं पहले भी दे चुका हूं, तो इससे आप लोग जुड़ जाइएगा। आखिरी में हम बात करेंगे। हाँ, ये मैथ्स की किताब है जो मैंने आपको दिखाई, तो 199 इसका प्राइस है। घर बैठे आप इस बुक को बुलवा सकते हो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से, उससे ऑर्डर कर सकते हो। आखिरी में बैच की और किताब की सब चीजों की जानकारी मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, है ना। अभी हम पढ़ाई करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें मैथ्स की, तो आपके टोटल मैथ्स के जो सवाल आने हैं वो 10 सवाल आने हैं।
आपका पहला सवाल तो यह है कि सर इसमें मैथ्स कैसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैथ्स इजी आएगा और मैथ्स के बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, वो अभी मैं बता रहा हूं। और आप समझें कि अगर 10 सवाल है तो यार एकाध सवाल तो वो थोड़ा सा, एक या दो सवाल के साथ तो थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव करेंगे, कठिन नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से यह निकाल दें कि कठिन प्रश्न आएंगे। अगर इन्होंने प्रश्न को कठिन बनाना भी चाहा तो ये सिर्फ उसको कैलकुलेटिव कर देंगे, मतलब कैलकुलेशन कर देंगे। आपने एक चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि यहां पे लिखा है गणित 8वीं स्तर का। 8वीं लेवल का गणित कैसा आएगा आप खुद सोचिए, है ना। तो गणित से अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल भी मत डरिए। गणित बहुत इजी, बहुत बेसिक, बहुत सामान्य आएगा और बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत जल्दी ये कवर हो जाता है। तो एक चैप्टर का आपने अगर अच्छे से बेसिक समझा, कैसा भी प्रश्न आएगा बनेगा, क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंदे हैं, वो गणित बहुत ज्यादा स्तर का नहीं पूछ सकते। और ये मैंने स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन से ही निकाला है, ये मैंने लिखवाया नहीं है। जो पिछले साल का नोटिफिकेशन है मैंने उसी से ये कट करा है और आपके सामने रखा है। अब देखो, मैथ्स दो प्रकार के होते हैं। एक मैथ्स होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक होता है, और एक होता है एडवांस। मैं आपको दोनों में अंतर भी बताता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स का मतलब क्या होता है कि आपका प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, है ना, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय दूरी हो गया, ट्रेन हो गया, नाव धारा हो गया, ग्राफ वाले प्रश्न हो गए, है ना, औसत हो गया, आयु हो गया। ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर्स को हम अरिथमेटिक कहते हैं। फिर आता है एडवांस। अब एडवांस में क्या आता है कि भाई एलजेब्रा आ गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ज्योमेट्री आ गया, फिर आपका मेंसुरेशन आ गया। तो आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एडवांस न के बराबर आता है। एडवांस का कोई काम ही नहीं है। एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एडवांस में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहां एडवांस का काम ही नहीं है। यहां पूरा मैथ्स जो है वो कैसा आएगा, अरिथमेटिक आएगा। और अरिथमेटिक तो यूं भी बड़ा आसान होता है। आप देखिए, सामान्य अंक गणित। अच्छा, एक और चीज है कि बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, बोर्डमास का नियम होता है ना। आपसे कहा कि 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, ऐसे जो सवाल होते हैं, ये ऐसे नॉर्मल सवाल आते हैं जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना, ये सारी चीजें हैं। और इन विषयों का, इन चैप्टर्स का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये बहुत आसान होते हैं। और आज मैं आपको पिछले साल के सवाल भी सॉल्व करवाने वाला हूं, पूरे 10 जो सवाल आए थे। उसके बाद आप खुद तय करना कि प्रश्नों का स्तर कैसा होता है। बट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बहुत इजी होता है। सबसे खतरनाक चीज हमारी पता है क्या है? पूरा खेल इजी और टफ का पता है कहां से चलता है? हमारे दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे कि मैथ्स कठिन होता है, अंग्रेजी कठिन होता है, मैं सीख नहीं सकती या सीख नहीं सकता, तो वो दिमाग बोलेगा ठीक है भैया, तथास्तु। तुमने खुद ही बोल दिया कि नहीं सीख सकते, तो तुम नहीं सीख पाओगे। अपने दिमाग से अपने स्कूल के अनुभव, कॉलेज के अनुभव, पुराने अनुभव को आपको छोड़ना है। आपको अपने आप को एकदम अपना मीटर 0 पे सेट करना है। आपको एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करनी है और आपको यह मानना है कि मुझे नहीं पता मैथ्स कठिन है कि सरल है, पढ़ के देखते हैं। भाई सीखने के बाद तय करेंगे ना कि कठिन होता है कि आसान होता है। स्कूल में वास्तव में हमारा अनुभव बहुत बेकार रहा है और मैथ्स जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए था और आज भी जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मेरी नजर में बहुत बेकार तरीका है वो। और वही एक कारण है, मैथ्स विषय बहुत अच्छा है पर इतने बेकार तरीके से उसे आज भी पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति का मन ऊब जाता है। वो बोलता है यार कुछ भी पढ़ लूंगा, ये मैथ्स नहीं पढ़ पाऊंगा। क्योंकि हमारे देश में ना रटना सिखाया जाता है, फॉर्मूले से सिखाया जाता है, जबकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स इतना प्यारा है कि कुछ रटने की ही जरूरत नहीं है, आराम से चीजें बन जाएंगी। अपने दिमाग को नेगेटिव कमांड ना दें, अपने दिमाग से या खुद से बार बार नेगेटिव ना कहें, खुद से नेगेटिव बातें ना करें।
मेरा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा गणित अच्छा हो पाएगा कि नहीं, मेरा पोषण स्वास्थ्य ये विषय अच्छा हो पाएगा कि नहीं। जितना नेगेटिव खुद से बातें करोगे, जितना नेगेटिव कमांड आप खुद को देंगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन परम सत्य है कि रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिविटी अपने खून से कम करनी है। ना अच्छा सोच सके तो बुरा भी नहीं सोचना है ना। ठीक है, लेकिन इंसान का दिमाग है, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। तो इसीलिए अच्छा सोचिए या ना सोचे। और सोचने में कब आता है? जब आप खाली बैठते हैं। खाली बैठो ही मत, है ना। किसी ना किसी काम में इंगेज रखें, पढ़ाई में लगे रहें, लेक्चर्स देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, अपने आप को व्यस्त रहें। जो व्यस्त है वो मस्त है ना। इसलिए कमांड नेगेटिव मत दीजिए। चीजें बहुत आसान है। केवल एक चीज पे भरोसा करिए, एक चीज खुद से कहिए कि भाई हमारा लेवल जो भी रहा हो, हमने आज तक स्कूल में जो भी सीखा हो, हमने कितने ही साल से पढ़ाई बंद करके रखी हो, हमारे ऊपर कितनी ही जिम्मेदारियां हो, एक बात खुद से कहिए कि मेहनत करके सब हासिल कर लेंगे। मेहनत करेंगे ना, मेहनत में क्या दिक्कत है? मेहनत करने से आप हर चीज से लड़ सकते हो, है ना। और एक चीज समझिए कि जो स्थिति आपकी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति को दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। हर एक को लगता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी तकलीफ भगवान ने मुझे ही देके रखी है। यह हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है। हर व्यक्ति के पास अपनी जिम्मेदारियां और अपनी परेशानियां हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हुए सामना करते हैं, कुछ लोग रोते रहते हैं। यह आपको तय करना है कि रोने वाला बनना है कि मुस्कुराने वाला बनना है। क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा, आप रोएं या मुस्कुराएं, परिस्थिति से लड़ना तो पड़ेगा और लड़ना सीखना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए लड़ने से जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं बजाय रोते रोते लड़ने के। क्योंकि लड़ना तो वैसे भी है, आप अपनी परिस्थितियां वैसे भी नहीं बदल सकते, जिम्मेदारियां आप वैसे भी छोड़ नहीं सकते, लड़ना तो उनसे है। तो पॉजिटिविटी के साथ लड़िए, मुस्कुराते हुए लड़िए और मेहनत करिए। चिंता मत करिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो। मैं आपके साथ हूं, पूरा विनर्स परिवार, विनर्स की टीम आपके साथ है। हर पल, हर क्षण, हर स्टेप पे आपकी मदद करेंगे। कोर्सेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, बहुत सारी फ्री सुविधाओं के माध्यम से। पर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो हम भी क्या कर लेंगे, है ना। आप ही खूब सारा बोझ लेकर घूम रहे हो, खूब ओवर थिंकिंग, खूब सारी नकारात्मक विचारधाराओं को लेकर घूमोगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। आपको इसको खाली रखना है, रिलैक्स रहना है ना। बार बार एक ही बात कहें कि भाई जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, मेहनत से ही आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मकता को आज ही छोड़ें, बढ़िया फ्रेश स्टार्टिंग करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। एक और चीज मैं बता देता हूं, बोलना तो बहुत सारी चीजें चाहता हूं और यही बातें अपन एप्लीकेशन पे करेंगे या किसी दिन अलग से बात करेंगे। एक बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें एक टेंशन क्या होता है कि मैं 10 घंटे सर पढ़ना चाहती हूं, मैं 8 घंटे पढ़ना चाहती हूं, पर बच्चे भी हैं, जॉब भी है, परिवार भी है, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देकर जा रहा हूं, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, है ना। आप कभी भी क्वांटिटी पे काम ही ना करें, ठीक है। आप कभी, क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मात्रा, आप हमेशा क्वालिटी पर काम करें। किस पर काम करें? क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर। आप 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए। आप 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए। कभी यह मत सोचिए कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगी तो ही सिलेक्शन होगा, 15 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। यह बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आपसे कहे कि 10 घंटे पढ़ने पर सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि यह झूठ है। कितने घंटे पढ़ रहे हैं इससे आज तक कोई सिलेक्ट हुआ ही नहीं है। आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं, इससे सिलेक्शन होगा। कभी टेंशन मत लो कि 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ेंगे, 2 ही घंटे पढ़ेंगे तो हाँ, आपको उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। कभी 4 घंटे पढ़ाई होगी, कभी 3 घंटे होगी, कभी कभी छुट्टियां हैं 6 घंटे भी मिल जाएंगे। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। लोग क्या कहते हैं? समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, मैं कहता हूं समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कई गुना बेहतर है कुछ होना, है ना। आप जितना पढ़े अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, लोड लेकर ना पढ़ें, नेगेटिविटी के साथ ना पढ़ें, किसी से कंपेयर ना करें, किसी से तुलना ना करें कि वो ऐसा कर रही है, वो इतना पढ़ रही है, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो, आजकल यूट्यूब पर भी वीडियोस डलने लगते हैं, है ना। मुझ तक अभी कई वीडियोस भी पहुंचे जिसमें कुछ हाउस वाइफ्स हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना डेली रूटीन भी शेयर करती है, फिर हम उनसे कंपेयर करते हैं, अरे यार कितना अच्छा है, कितने अच्छे से मैनेज करे, एक हम हैं परेशान है। नेवर कंपेयर, कभी किसी से तुलना मत करिए, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। कई बार जो दिखता है वो अक्सर नहीं होता है, क्योंकि तकलीफें परेशानियां हर किसी के जीवन में है ना। बस बताया कम जाता है। सोशल मीडिया दुनिया ही ऐसी है ना, सोशल मीडिया पे कोई बुरी बात दिखाता है क्या? सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव चीजें दिखाता है क्या? सोशल मीडिया पे सब अच्छी ही चीजें दिखाएंगे। रोते हुए तस्वीर कौन डालता है? हमेशा जब आप मुस्कुराओगे, हमेशा कोई अच्छे फंक्शन में होगे, वहीं की फोटो डालोगे ना। आप जब परेशान हो तो वो तस्वीर कोई भी नहीं डालता। सोशल मीडिया पे हमेशा अच्छी चीजें ही शेयर की जाती हैं, बुरा कोई शेयर नहीं करता। जबकि हर किसी के जीवन में दोनों फेस चलते हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, है ना, ये सब चलता रहता है, लेकिन दिखता हमेशा अच्छा ही है। तो हमें क्या लगता है, उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा चल रहा है, मेरे जीवन में सब बेकार चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। नेवर कंपेयर, किसी से तुलना मत करिए। अपनी जिंदगी, अपना समय, अपनी परिस्थितियां जो है एक्सेप्ट करिए, उसमें बेस्ट करिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, है ना। थोड़ा थोड़ा भी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2 घंटे भी पढ़ेंगे, 3 घंटे भी पढ़ेंगे, 4 घंटे भी पढ़ेंगे, वो हमेशा 10 घंटे पढ़ने वाले से बेहतर ही होगा। मैं आपको बता दूं, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर 7 घंटे पढ़ लिया, फिर 6 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन होली की छुट्टी मार दी, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, फिर कहीं निकल गए। इससे कई गुना बेहतर है रोज 2 घंटे पढ़ना। इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसका सिलेक्शन शायद ही हो पाएगा। टुकड़े टुकड़े कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। रेगुलर पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार एफर्ट्स लगाना सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार चलते रहना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्पीड कम ज्यादा होगी, थोड़ी बहुत वो चलेगा, लेकिन किसी दिन गाड़ी चल रही है, किसी दिन गाड़ी चली नहीं रही है, किसी 2 दिन तक गाड़ी रुकी हुई है, फिर थोड़ी सी धक्का मार के आगे बढ़ा दी। आपको लगता है कि ये गाड़ी कभी पहुंच पाएगी उसके स्टेशन पे? थोड़ा थोड़ा चलते रहोगे, आप पहुंच जाओगे। रुकते धक्का मारते चलोगे, बहुत कम उम्मीद है कि आप चल पाएंगे। क्लियर है? तो समझ गए आप बात। टेंशन नहीं लेना है, अपना बेहतर देना है। एट द एंड रात को आपको संतुष्टि यह होनी चाहिए कि मैं जितना अच्छा कर सकती थी आज, जितना अच्छा मैं कर सकती हूं उतना मैंने किया। किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपटीशन रखो। अपने को संतुष्टि होना चाहिए। यार 1 घंटे पढ़े लेकिन मस्त पढ़े, आज नहीं हो पाया, काम थे आज बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड खुद से व्यक्ति को सही बोलना चाहिए। आखिरी में आपको यह आना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए कि यार आज 5 घंटे मिले थे, ये साला मोबाइल 3 घंटे इसने खराब कर दिया, आज 2 ही घंटे पढ़ पाए। तो ये आपकी कमी है ना, आप 3 घंटे मोबाइल ही चलाते रहे, आप 3 घंटे रील्स और इंस्टा और ये और वो और सभी चीजें देखते रहे। जब आपको पता है कि वैसे ही जीवन में अपने पास समय कम है पढ़ने को, फिर भी मोबाइल में अगर समय खराब कर रहे हैं तो फिर गलत है। और अगर जिम्मेदारियों के, काम के, बच्चों के कारण, जॉब के कारण, किसी चीज के कारण आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जितना समय निकाल पा रहे हैं उसमें आपको ईमानदारी से कि यार दिन भर में मैं 3 घंटे या 4 घंटे ही निकाल सकती थी और इतना मैंने पढ़ा, मैं खुश हूं। खुश रहना इंपॉर्टेंट है, खुद के प्रति ईमानदार रहना इंपॉर्टेंट है, और अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और एट द एंड अगर लगता है कि आज देखो कहां का समय खराब किया, कल से ये गलती नहीं करना है, मोबाइल चलाइए, आधा घंटा 1 घंटा बहुत ज्यादा है अगर इतना समय है तो, नहीं तो सब छोड़िए। ऑलरेडी आप या तो यूट्यूब से पढ़ते होंगे, या आपने विनर्स से जुड़ गए होंगे, या कोर्स आपने कहीं ले लिया होगा, तो आपके पास वैसे ही पढ़ने को बहुत कुछ है। आपको पढ़ना भी है, फिर आपको नोट्स भी बनाना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, पुराने पेपर्स भी देखने, कितना काम है आपके पास। उसके बाद भी मोबाइल चलाओगे 2-2 3-3 घंटे, तो फिर तो यार बड़ी शर्म की बात है ना। इसका मतलब है कि हम सीरियस अभी तक नहीं हो पाए हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं कि बस वैकेंसी आ जाए। दूसरे प्रकार के लोग बोलते हैं वैकेंसी तो आए, नोटिफिकेशन तो आए, तब हम सीरियसली पढ़ाई करेंगे। ये लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, है ना।
बिना आग लगे कुआं खोद के रखना है। आग लगने पर कुआं खोदना समझदारी नहीं है, खोद कर रखना है, क्योंकि आग तो लग सकती है। तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। आप तो ये मान के चलिए कि भैया 4 महीने बाद हमारा एग्जाम है, उस हिसाब से तैयारी करिए, बजाय किसी चीज की चिंता करें। ठीक है, चलिए आगे लेकर मैं चलता हूं, जल्दी से हम सवाल हल कर लेते हैं। तो आपको मैंने उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। बाकी और बातें करेंगे, और आपको कोई आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उन पे बात करेंगे। और इन्हीं सब को चीजों को लेकर मैं 1 घंटे का सेशन एप्लीकेशन पे रख रहा हूं, अगले हफ्ते आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे पढ़ें, किस विषय को कितना समय दें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, बहुत सारे सवाल होते हैं, किस विषय को कैसे मजबूत करें। तो 1 घंटे का सेशन मैं एप्लीकेशन पर रखूंगा अगले हफ्ते। जिन्होंने भी बैच लिया है तो आप वहां पे जुड़ जाएगा। मुझे लगता है आप सभी लोग जनरली जुड़ी गए होंगे विनर्स के साथ, तो वहां पर हम मिलेंगे, इस बारे में और बात करेंगे। फिलहाल आज हम जिसके लिए आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। 10 सवाल मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं महिला सुपरवाइजर के, ठीक है। हम्म। और अगले हफ्ते यूट्यूब पर भी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसकी भी आप चिंता बिल्कुल ना करें, है ना। देखिए, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। देखो भाई, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, बचपन से हमने यही रट्टा मारा है कि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। जब भी प्रतिशत की बारी आती है, सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। भाई कोई भी चीज 100% है, आप अगर उसको 200% बढ़ा दोगे तो अंश को आपने 200% बढ़ाया। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। आपने उसको 200% बढ़ाया, फिर एक और चीज जो अपने आप में 100% थी, आपने उसको 350% की वृद्धि करी। तो मैं अंश को x नाम दे देता हूं, हर को y नाम दे देता हूं। तो सुनिएगा, अंश को मैंने 200% बढ़ाया, यानी मैंने उसको 300% कर दिया। वो जितना था उसको मैंने 300 कर दिया। हर को मैंने 350% बढ़ाया, मतलब मैंने उसको 450% कर दिया। जबकि वो बन क्या गया, वो बन गया 5/12। अंश को 200% बढ़ाया, हर को 350% बढ़ाया, जिससे वो क्या बन गया, जिससे वो 5/12 बन गया। कोई तकलीफ है इसमें? हम्म। समझ आया क्या भाई? भाई नहीं मतलब, है ना, अब अपनी बहनें। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा आपका, इसके अलावा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखो क्या काटा पीटी कर सकते हो। तो 5 से ये कट जाएगा 6 बार, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा। नीचे क्या हो जाएगा, 3 से इसको उड़ा सकता हूं, 3 से 4 बार, 3 से ये हो जाएगा 15 बार। और अगर आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी दिख रही है तो फिर एक स्टेप आपके लिए मैं कम कर देता हूं, जीरो से जीरो उड़ा दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। एक्स को यहीं रहने दो, वाई को यहां ले जाओ, 3 इधर ले जाओ, या 3 से ये भी कट जाएगा 4 बार। तो यहां पे केवल बेचारा 5 बचा, और ये 2 इधर आ जाएगा ना, तिरे गुणा होके 2 इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो जो वास्तविक भिन्न था वो क्या था, 5/8। अब यहां पे काटा पीटी में समय लगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। यहां पे कुछ भाई भी आए हैं हमारे ना, अमन यादव आए हैं। अमन तुम क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो यहां पर? हाँ ऐसे ही नॉर्मल मजे लेने के लिए? हाँ जी। शिव नारायण, नीतू, रोशनी, पूजा, साई ठाकुर, प्रज्ञा, नैना, सोनम, पायल, मनोरमा, स्वरा, दिशा। आया समझ में? अंश को 200% बढ़ाया, मतलब वो 300% हो जाएगा। हर को 350% बढ़ाया, भाई हर चीज 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% है। 200% बढ़ाओगे तो 300 हो जाएगा, 100 प्लस 200। 350% बढ़ाओगे तो 450% हो जाएगा, है ना। और वो होने के बाद वो 5/12 बना। काटा पीटी करी, तिरे गुणा किया, तो आखिरी में एक्स और वाई का मान कितना आ गया, 5/8। कायदे से ये इधर जाएगा। अगर आपको इसको और इन डेप्थ आराम से कैलकुलेशन करना है तो आप ऐसे करना, 450 को यहां ले जाना, तो 5 और 450 इधर हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी 12 है, और ये 300 इधर आ जाएगा। तो आप इसको आराम से काटा पीटी करना, आखिरी में 5/8 बचेगा। चलिए अगला लेकर चलता हूं मैं आपको। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 4% की दर से 56 रुपए है। मूलधन ज्ञात करें। देखिए,
आपको अब देखो, थोड़ा सा आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो होता है आर का स्क्वायर अपॉन 100। ये डायरेक्ट एक सूत्र है और रटना नहीं है, अगर बेसिक पड़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा। मैं आपको बताता हूं, 2 साल का चक्र वृद्धि ब्याज होता है 2R प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 100 और 2 साल का साधारण ब्याज होता है 2R, है ना। 2R और आर मतलब दर, 1 साल का आर तो 2 साल का 2R, 3 साल का 3R, है ना। तो अगर 1 साल का चक्रवृद्धि 2 साल का साधारण ब्याज 2R है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2R प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 100। अब ये कैसे बना, उसके लिए हमें चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो पूरा बेसिक है, तब आप समझ पाएंगे। तो यहां पे एक्चुअल में कट जाता है, तो आपके पास केवल और केवल क्या बचता है, आर का वर्ग बटे 100। तो इसीलिए एक शॉर्टकट यहां पे यूज किया जाता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, आर का वर्ग बटे 100। ठीक है भाई, तो 1 साल का 4%, तो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो आपकी ब्याज की दर 4% है ना। तो 4 का वर्ग कर दीजिए 16, 100 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.16%। साधारण ब्याज जो भी हो, चक्र वृद्धि ब्याज जो भी हो, लेकिन 2 साल का जो अंतर है वो कितना आएगा, वो आएगा 0.16%। ठीक है, जो किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो 0.16% का अंतर है, जबकि रियल में 56 रुपए का अंतर है। भाई ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, ये रुपए में है और ये परसेंटेज में है। तो 56 रुपए को 0.16 से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहां पे दशमलव का काम खत्म हो जाएगा, है ना। यूं ही सॉल्व कर लो, आपको वैसे भी पता है कि दोनों 8 के पहाड़े में आते हैं। 8 इंटू 7 56 और 8 दूनी 16, 7 का आधा 35 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, मतलब 35,000, 3500, 70,000 का आधा कर देंगे 35,000। ठीक है, हाँ, वीके ऐसा ही होता है, कोई टॉपिक खत्म होने के बाद ही दूसरा चालू होता है। अच्छा मन आया समझ में। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है 0.16, जो अपने आप में 56 रुपए के बराबर है। 56 रुपए अगर 0.16 है तो 100% कितना, आंसर आ जाएगा आपका 35,000, है ना। चलो और आगे, समय दूरी का ये सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत कठिन कठिन सवाल है। ये सब बहुत मतलब सामान्य चीजें हैं, कोई दम वाली बात नहीं है ना। और इसीलिए हमने, कोर्स में आप हैं तो फिर किताब लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है, अलग से सवाल करने, क्योंकि इसमें मेरे सारे सवाल हैं, है ना। आपको क्लास में जैन सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे सवाल हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो आप ये ले सकते हो, है ना। ये सब सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे, जो जो आ सकते हैं और जो आ चुके हैं। अब देखो, इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है। यहां पर क्या होता है कि हम दो स्पीड लेते हैं भाई, एक स्पीड को मैं एक्स नाम दे दूं, एक को वाई नाम दे दूं, नीचे दोनों का अंतर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं टाइम का, इससे हमें उसकी दूरी पता चलती है। अब क्लास में क्या होता है, यह भी आपको सिखाया जाता है कि यह फॉर्मूला कैसे बना, पर फिलहाल हमारे पास अभी वो समय नहीं कि मैं आपको सिखाऊं, इसलिए डायरेक्ट रखना पड़ेगा। तो देखिए, एक चाल है 3, भाई 3 की चाल से गया तो 2 मिनट छूट जाती है, और अगर 4 की चाल से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों चाल क्या है, एक 4, एक 3 है और एक 4 है, 3 और 4 हो गया, नीचे दोनों में अंतर ले लिया, और यहां पे समय। अब क्या होता है, इसमें एक और नियम काम करता है कि अगर आप लेट पहुंचे और जल्दी पहुंचे तो वो समय हमेशा जुड़ता है। देखिए, ट्रेन छूट गई मतलब लेट हो गए ना, और पहले पहुंच गए तो लेट और जल्दी हमेशा जुड़ता है। तो 2 और 2 मिनट क्या हो जाएगा, 4 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, खत्म काम आपका, है ना। तो देखिए,
4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 15 बार। 3 और 4 का अंतर, इसको हम ऐसा मतलब माइनस में नहीं लेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका कितना 12, और नीचे कितना हो गया 15। 3 से कैंसिल हो गया 4 बार, 3 से कैंसिल हो गया 5 बार। बस यही दूरी है, यही आपकी दूरी है 4/5 किलोमीटर। ऑप्शन बी 4/5, 4/5 किलोमीटर। आ रहा है समझ में आप सभी को? वेरी गुड। अब ये सब पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसके आए हुए सवाल हैं। इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन लेवल यहां भी ठीक ठाक है। और क्योंकि 8वीं की कक्षा तक के स्तर के सवाल पूछने, तो बहुत कुछ भी नहीं कर सकते हो मैथ्स में, बहुत ऐसे कुछ भी उठा के नहीं दे देंगे आपको, है ना। चीजें बहुत सामान्य रहेंगी। एक कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात 6:5 है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या है? तो 6:5 है। जो बाद में क्या हो जाता है? बाद में 11 और 7 हो जाता है। क्यों? 8 लड़के कक्षा में आए और 2 लड़कियां गई। 8 लड़के आए और 2 लड़कियां गई। तो देखो, एक मेथड होती है क्रॉस मेथड। अब ये कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा? ये अनुपात चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, रेशो वाले चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा, है ना। पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 था, जो बाद में 11 और 7 हो गया। क्यों? 8 लड़के आए, 2 लड़कियां गई। ठीक है। तो क्रॉस मेथड में क्या होता है, हम इनका गुणा करके अंतर लेते हैं। तो 11 × 5 55, और 6 और 7 हो गया 42। तो दोनों में कितने का अंतर है? 55 में से 42 गया, तो दोनों में अंतर है 13 का। फिर यही काम यहां करते हैं, इनका गुणा और इनका गुणा। तो 11 का दुगना हो जाता है 22, और 8 और 7 कितना होता है? 56। माइनस प्लस में हमेशा प्लस होता है। तो 6 और 2 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। इनका अंतर है 13, इनका योग है 78। तो 13 के पहाड़े में आता है क्या? 13 × 6 78, है ना। तो 1 की वैल्यू आपको 6 मिल गई। आपसे पूछा है अब कक्षा में कितने लड़के हैं। तो देखो, पहले यह पता लगाओ कि कक्षा में पहले कितने लड़के थे। तो 6 का गुणा 6 में करो, 6 का गुणा 6 में करो, तो पहले 36 लड़के थे। इन्होंने बोला है अब कितने हैं, फिलहाल कितने हैं। तो कितने लड़के बाद में आए? 8 लड़के आए, तो इसमें 8 जोड़ दो। तो अब कितने लड़के हो गए? तो आपका आंसर एक्चुअल में 44 आएगा। अब कितने लड़के हैं? तो आंसर आएगा 44। समझ आया क्या आपको? ठीक है। 13 बराबर, ये अब क्रॉस मेथड है। अगर आपको इसमें नहीं उलझना है तो मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूं कि भाई लड़के अगर 6x थे तो लड़कियां 5x थी। 8 लड़के आए, 2 लड़कियां गईं, जिससे इनका नया रेशो क्या हो गया? 11 और 7। आप इससे भी कर सकते हो। जब इससे करोगे तो x की वैल्यू 6 ही आएगी। ये x वाली ही मेथड है जिसको हमने क्रॉस मेथड बनाया, और थोड़ा सा आपका समय और मेहनत बच जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? 6 और 5 का अनुपात था, 8 आए 2 गई, तो कितना हो गया? 11 7। इससे भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो 42 और 55 का अंतर है 13, और माइनस, अगर दोनों माइनस होते तो मैं घटाता, दोनों प्लस होते तो मैं घटाता। एक प्लस है माइनस है तो वो हमेशा जुड़ता है। 1 बराबर 6, 6 और 6 36, 8 लड़के आए तो टोटल लड़के कितने हो गए? 44। अगला, अब ये सर कौन से चैप्टर में आता है? तो इसको कहते हैं चेन रूल। ये जो सवाल है ये हम किस में पढ़ाते हैं? चेन रूल में। और चेन रूल को क्या कहा जाता है? चेन रूल को कहा जाता है मिश्र अनुपात। और ये समय कार्य, टाइम एंड वर्क चैप्टर का ही एक चैप्टर होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये बड़ा सिंपल है। 20 पुरुष 6 घंटे रोज काम करके 7 दिन में कोई काम खत्म करते हैं। 10 पुरुष 12 दिन में
कितने घंटे काम करके वही काम खत्म कर देंगे, बस इतना सा सवाल है। 20 पुरुष 6 दिन में 7 घंटे रोज, 10 पुरुष 12 दिन में कितने घंटे रोज? तो जीरो से आपका जीरो कट गया, 6 दूनी 12 से 12 कट गया, तो बचा केवल 7। 7 आपके प्रश्न का आंसर है। 7 क्लियर? वेरी गुड, आगे चलते हैं। एक गांव में एन व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ली गई है। सुधार करने के बाद नया औसत 1 से बढ़ गया, एन का मान क्या है? देखिए, मैं बहुत मजाक में इस चैप्टर में हमेशा कहता हूं कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। औसत में ये नियम लगाना ही पड़ता है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कैसे भाई? 42, फिलहाल पूरे गांव में जितने भी लोग थे उनका एवरेज 42 था। अब एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि हमने उसकी उम्र 20 कम ले ली, है ना, उसकी उम्र 20 कम ले ली, तो हमें 20 देना पड़ेगा उसकी। भाई कोई व्यक्ति 80 साल का था, मैंने उसको 60 काउंट कर लिया, गलती से था वो 80 का, मैंने 60 काउंट कर लिया, तो मुझे अब उस पूरे ग्रुप में 20 देना पड़ेगा ना, मुझे 20 उन्हें देना पड़ेगा। तो ये जो 20 वर्ष है ये सारे लोगों में बटेगा, जितना भी होता है वो सब में बटता है, जितने लोग हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 20 जो मुझे लौटाना है वो सारे लोगों में बटेगा। उससे हुआ क्या कि असर आया 1 का, उससे असर आया 1 का, तो बस ये 1 का भाग 20 में दोगे 20 ही आएगा। तो उस गांव में कितने लोग हैं? 20। इतना सा सवाल है। आया समझ में? 20 जो मुझे लौटाना है वो सभी लोगों में बटेगा और सबके हिस्से में 1-1 आएगा। 1 से 20 काटोगे तो कुछ होना ही नहीं है, 20 आपका आंसर आएगा। इतना सा काम था। देखिए, ग्राफ वाला सवाल है ये। इन सवाल में पहला नियम कभी डरना नहीं, दूसरा नियम सिर्फ 2 चीजें उसमें होती है। सबसे पहले आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है। इनमें डरने जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप मेरी बातों पे हमेशा विश्वास करें। ग्राफ वाले चैप्टर में पहले पढ़ें और उसके बाद कैलकुलेट करें। सिर्फ 2 ही काम है, पढ़ना है और कैलकुलेट करना है। इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। देखिए, आपसे कहा है कि विभिन्न संस्थान हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। इन संस्थान में कुल मिलाकर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 3800 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और सब में मिला के 3800 बच्चे हैं। फिर अलग अलग परसेंटेज है कि अगर मान लो हमसे कहा जाए कि ई में 14% बच्चे हैं, यानी 3800 का अगर मैं 14% निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ई में कितने लोग पढ़ते हैं, है ना। सब मिलाकर 3800 हैं और यहां परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। संस्थान ई में पढ़ रहे छात्र और संस्थान डी में पढ़ रहे छात्र का अनुपात क्या है? देखना ध्यान से। आपसे कहा है संस्थान ई का रेशो संस्थान डी के साथ बताना है, और ये इतना प्यारा सवाल है कि इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। देखो, टोटल ई में कितने लोग हैं? 3800। सॉरी, टोटल कितने लोग हैं? 3800। ई में कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो ई में पढ़ रहे हैं 14% लोग। डी में कितने लोग पढ़ रहे हैं? डी में पढ़ रहे हैं 21% लोग। दिखाई दे रहा है आपको? अब अनुपात में क्या होता है कि जो दोनों तरफ है वो कटता है। 3800 से 3800, 100 से 100 गया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो आंसर आ गया आपका 2:3। और आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है क्योंकि दोनों में ही 3800 कॉमन है, तो मुझे बस ये देखना था कि यहां 14% लोग हैं, यहां 21% लोग हैं, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये हमारा आंसर था, ठीक है। पर क्यों ऐसा करना है वो मैंने आपको यहां पे समझाया कि क्योंकि जो चीज कॉमन है वो दोनों तरफ से कट जाती है, तो डायरेक्ट आप ऐसे प्रश्नों का आंसर ले आते हैं।
अगला, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, लाभ हानि का सवाल है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 9 चीजें हमने बेची, जबकि लाए कितने थे? लाए थे हम 12, तो बस बराबर है तो बराबर लगा दिया। 9 का विक्रय मूल्य 12 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आप एक काम करो, आप क्रय मूल्य को वहीं रहने दो और विक्रय मूल्य के इसके नीचे ले आओ। 9 को वहीं रहने दो और 12 को नीचे ले जाओ। तीरे गुणा किया मैंने, इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के नीचे ले आए। अच्छा, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 4 बार। ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। अब मुझे बताइए कि भाई मैं 3 रुपए की चीज को 4 में अगर बेचूं, कोई चीज 3 रुपए की है, उसे मैं कितने में बेचूं? उसे मैं 4 रुपए में बेचूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 रुपए की चीज को 4 में बेचेंगे तो क्या मिलेगा? तो 3 की चीज को 4 में बेचेंगे तो 1 रुपए का फायदा होगा किस पर? 3 रुपए पर। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मुझे 33 1 3 का लाभ हुआ। ये आपका आंसर है। 33 1/3% का प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? बस सिंपल है ना? 3 रुपए की चीज 4 में बेचेंगे तो 1 रुपए का फायदा होगा ना, और लाभ और हानि निकालने के लिए हमेशा नीचे क्या रखते हैं? क्रय मूल्य रखते हैं। तो 33 1/3% का लाभ यहां पर हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 175 इंटू 28 प्लस 275 इंटू 27.98। आपको याद हो तो मैंने एक बात आज की क्लास की शुरू में कहा था कि अगर वो 10 सवाल पूछेंगे तो आप मान के चलो कि 8 सवाल तो ऐसे पूछेंगे कि हमें लगेगा ये क्यों पूछ लिया, इतना आसान भी कोई पूछता है क्या? लेकिन वो भी क्या करें बेचारे, थोड़ा तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो 1-2 सवाल ऐसे डालेंगे जहां पे आप या तो कंफ्यूज होंगे या थोड़ा सा उसको वो कैलकुलेटिव कर देंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। कठिन सवाल पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही तय है कि कठिन पूछना नहीं है। तो वो क्या करेंगे? बस कैलकुलेशन बढ़ा देंगे। अब देखो, मैं कहता हूं मैथ्स में कि हमेशा मैथ्स में आपके आंख नाक कान खुले रहने चाहिए। आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि सर यहां पे दशमलव आया है तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आंसर जो भी आएगा वो दशमलव में आएगा। लेकिन यहां तो आंसर राउंड फिगर में है, आंसर दशमलव में है नहीं। मतलब उन्होंने यहां पे थोड़ा सा उसको राउंड फिगर करा है। राउंड फिगर का मतलब क्या होता है कि मान लो आंसर 12,795.66 था, तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, इसको 12,800 बना दो। अब आप आंसर लाकर ये बैठे हो, आंसर ऐसे कर दिया उन्होंने। राउंड फिगर करना यानी उसको, जैसे होता है ना कि आपका बिल बना 199 रुपए 75 पैसे, तो दुकानदार बोलेगा यार 200 ही दे दो तुम तो, 25 पैसे अब कहां से मैं तुम्हें दूंगा। तो ये राउंड फिगर हो गया। तो आंसर ये आया, लेकिन उसको उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे ये देखकर ही समझ में आ गया कि भाई आंसर तो दशमलव में आएगा, लेकिन यहां पे दशमलव जैसी कोई चीज है नहीं। तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, 175, अच्छा यहां डिजिटल सम मत लगाना, नहीं लगेगा। आप एक छोटा सा काम करिए भाई, 27.98 को थोड़ी देर के लिए आप 28 मान लो। क्या मान लो? 28 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहेंगे हम, और इन्होंने यहां भी कहा है देखो लगभग, इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि लगभग में लाओ। थोड़ा सा आप राउंड फिगर कर सकते हो, आप यहां पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। तो मैंने 2798 को लगभग मान लिया 28। अब भाई मुझे 28 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 28 दोनों में से कॉमन लिया, तो बचा 175 और 275। ये हो गया आपका 28। इनको मैं जोड़ दूंगा तो 5 और 5 10 का 0, 7 और 7 14 और 1 15, 2 3 और 1 4, 450 आ गया।
है ना। अब मैं इनका गुणा कर लूं तो 28 का 0 में गुणा किया 0, 28 पंजे 140 का फिर से 0, हासिल का 14, 28 का 4 गुना होता है 112, तो 112 यानी 4 और 2 6, 1 और 1 2, और ये आ गया 1। मतलब मेरा आंसर 12,600 के आसपास आएगा, और 12,600 के बेहद करीब है 595। तो आपको बधाइयां, आपका आंसर बी है। आया समझ में? एक्चुअल में आंसर 12,595 के आसपास आएगा। हमने इसको राउंड ऑफ किया और इसकी फ्रीडम उन्होंने हमें दे दी थी कि सर आप लगभग में कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा बहुत समझ लेना, घर की बात है अपने। तो आपने उसको 28 लेकर सॉल्व कर लिया। समझ गए? तो आंसर आया 12,600, 12,600 के करीब है 12,595। अब देखो सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में बस यही दिमाग लगाने लायक चीज थी कि यार इसको 28 कर लेते हैं, इसके आगे ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कुछ लोग इसी में परेशान रहेंगे, वो इसी में गुणा करते रहेंगे और अपना 15 मिनट खराब कर बैठेंगे। इसी को बोलते हैं अलर्ट रहना, थोड़ा सा बस चौकन्ना रहना है। और ये सब चीजें अनुभव और प्रैक्टिस से आती है ना। बताइए, क्लियर है? चलिए 10वां सवाल। इस बार देखो इन्होंने फिर क्या बोल दिया, वापस से बोल दिया लगभग। लगभग मतलब थोड़ा बहुत आप राउंड फिगर लगा सकते हो, इसमें डिजिटल सम नहीं लगाना, डिजिटल सम नहीं लगेगा। लगभग वाले सवालों में डिजिटल सम नहीं लगता। डिजिटल सम लगता है जहां एग्जैक्ट आंसर हो, वहां डिजिटल सम लगता है। यूनिट डिजिट भी नहीं लगेगा यहां पे। लगभग के सवालों में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल आंसर तो कुछ और है। उन्होंने आंसर को मॉडिफाई किया हुआ है। आंसर अगर 99.99 था तो उसको उन्होंने 100 कर दिया। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट एग्जैक्ट आंसर्स पे लगता है। ये सब एग्जैक्ट नहीं है, राउंडेड ऑफ है, राउंड फिगर में बदले हुए हैं। हाँ जी, तो 2.5 का वर्ग है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, 15 का। अब जैसे 15.003 है, 15 ही रहने दो ना, 003 से क्या फर्क पड़ेगा। और आगे आपके पास है प्लस 25.78। चलो इसको समझेंगे अभी अपन, है ना। आंसर बहुत दूर दूर है तो हमारे पास फ्रीडम है। 25 का वर्ग होता है 625, तो मैं इसको 625 कर लेता हूं, इसको मैं 15 कर लेता हूं, और इसको 25.78 कर लेता हूं। अब 25.78 है, अगर मैं इसको 26 भी कर लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। 26 भी मान लोगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अच्छा, यहां पर आप चाहें तो गुणा भी कर लें। 15 इंटू 5 75, हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल का 3, 15 इंटू 6 90 और 3 कितना हो गया, 93। 93 75 आ गया। इसमें भैया बढ़िया 26 जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 0.75। 6 और 3 हो गया 9, 9 और 2 हो गया 11। आपका आंसर 119 के आसपास आएगा, और 119 के आसपास कौन है, 120 है। सो द राइट आंसर इज 120, है ना। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया है। सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है वो भावना, रश्मि, साक्षी, पिंकी, कुसुम, आयशा, गीता, बिहारी लाल अहिरवार, दिशा, आरती, पिंकी, अनीता, स्वरा। चलो फिर तो इसके बाद सभी के आंसर आ गए, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120। तो इसको बोलते हैं लगभग। अब आप कैसे डिजिटल सम और यूनिट डिजिट लगाओगे, क्योंकि आंसर तो ये आया, और ये भी हमने बहुत सारे राउंड फिगर में करा। रियल आंसर तो कुछ और ही है, रियल आंसर तो और कुछ हो सकता है। हमने लगभग मान के ये बनाया और उसको फिर ये बनाया, तो इसलिए यहां पे डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और ये सब चीजें नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं जो पिछले वर्ष आए थे। अब आप खुद समझदार हैं कि लेवल कैसा आएगा, है ना। बहुत बेसिक और सिंपल सवाल आते हैं, कोई डरने की बात, घबराने की बात नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, तो आप जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद फिर रीजनिंग के सवाल थे, है ना, इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल थे। ये उससे भी ज्यादा आसान, है ना। भाई ये दोनों ब्लैक हैं तो इसके सामने भी ब्लैक ब्लैंक आएगा, खाली के सामने खाली आएगा। ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब ये रीजनिंग की बात हो गई।
बहुत सिंपल बात है, रीजनिंग के सवाल हैं ये, है ना। ये मिरर इमेज है, दिशा वाले सवाल हैं, तो ये हमारे सभी टीचर्स बढ़िया आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो इन सबको आप बढ़िया सीखिए। और सारी क्लासेस विनर्स के एप्लीकेशन पर लाइव चल रही है। आप में से बहुत सारी हमारी जो सिस्टर्स हैं वो अटेंड कर ही रही होंगी, आपको मजा भी आ रहा होगा और आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा बैच है, बहुत कम फीस है। इसमें आपको सारा सिलेबस, सारे टीचर्स बढ़िया लाइव पढ़ाएंगे। बाद में किसी कारण से लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड देख लो, नोट्स मटेरियल सब इसके अंदर मिलेगा और बहुत कम फीस है। तो विनर्स के एप्लीकेशन से आप जुड़िए। जैसा मैंने कहा कि अगले हफ्ते एप्लीकेशन पर जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उनसे मैं एक लाइव टॉक सेशन करने वाला हूं और पूरी पढ़ाई लिखाई पे बात करने वाला हूं कि कैसे पढ़ें, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या दिन भर की समस्याएं होती हैं, उन सब का हल क्या होता है और ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट कैसे हम करें कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। इस पर हम बहुत जल्दी 1 घंटे की चर्चा करने वाले हैं अगले हफ्ते। यूट्यूब पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा डराता है, वो टॉपिक मैं यूट्यूब पे आपको लाइव पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो एक टॉपिक का आपका टेंशन खत्म कर देंगे। विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा, तो आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर किताब ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है ना। ये मैथ्स की हमारी स्पेशल बुक आ चुकी है और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बुला सकते हैं। आसपास दुकानों से भी बुला सकते हैं। इंदौर में है तो इंदौर के विनर्स ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, है ना। और पुराने विद्यार्थी जो जिन्होंने पहले कोर्स लिया था उन्हें भी हमने सुविधा दी है। गणित आपको लाइव दे दिया है एप्लीकेशन पर, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दी है। और नए पुराने बैच से नए बैच में आना है तो MPS 199 कूपन कोड यूज करोगे तो आप नए बैच में अपग्रेड कर पाओगे। नए बैच पे जाओ, कूपन कोड यूज करो, नया बैच आपको मिल जाएगा। तो पुराने विद्यार्थियों को भी हमने खूब खुश कर दिया है, उन्हें भी अब कोई शिकायत नहीं बची है ना। यही था कि सर वैलिडिटी खत्म हो रही है तो मैथ्स भी हमें फिर से पढ़ना है, तो वो हमने आपको दे दिया। ये अपनी मैथ्स की स्पेशल बुक है, QR कोड के साथ सॉल्यूशन है, स्कैन करोगे वीडियोस प्ले होंगे, उस सुविधा के साथ मैथ्स की बुक है उपलब्ध, आप इसको भी ले सकते हैं। आपको अगर इंदौर आकर पढ़ना है ऑफलाइन महिला सुपरवाइजर के लिए तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। होली के आसपास ये बैच स्टार्ट होगा। आप होली के पहले आ सकते हैं, होली के बाद आके ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन आप पहले ले लें, विनर्स के एप्लीकेशन से भी इसको आप जुड़ सकते हो या इंदौर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बहुत कम फीस में। ऑफलाइन इंदौर आके अगर आपको पढ़ना है, सक्षम है आप, तो बिल्कुल आपका स्वागत है ना। देखिए विनर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहां पेड कोर्स सेक्शन में जाओगे, इसके बाद न्यू कोर्सेज में जाओगे, महिला सुपरवाइजर वीरांगना बैच आपको दिखेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे, आप अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिखाएगा, सबमिट करोगे, आपको व्हाट्सएप पर और SMS पे पेमेंट की लिंक आएगी। कूपन कोड यहां पे है, अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो यहां कूपन कोड लगाएंगे तो 199 में कोर्स मिल जाएगा। पुराने विद्यार्थी नहीं है तो ये कोड काम नहीं करेगा। या बाय नाउ पे जाएंगे और आपको फोन पे, गूगल पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, किसी के भी आप UPI से पेमेंट करेंगे, कोर्स एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होते ही माय कोर्सेज में जाके आप अपना कोर्स चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए PDF में आज की यहां पे शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको काफी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जाते जाते आप लाइक जरूर करिएगा और आप किस टॉपिक पर मेरी क्लास चाहते हैं यूट्यूब पर वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीक मैं आपकी वो भी मदद बिल्कुल करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।